हेलो दोस्तों, मैं दिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 के ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। लगभग हम लोगों ने 43 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। तो आज हम लोग इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 44। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था और सही आंसर दिया था आप लोगों ने। तो चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन जैसा कि पूछा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में हुए प्रारंभिक विद्रोहों को कंपनी द्वारा निर्दयता पूर्वक दबा देने के कारण यह विद्रोह संपूर्ण भारत में प्रसारित नहीं हो सका। दूसरा कह रहा है, यद्यपि विद्रोहियों के पास उन्नत शस्त्र और प्रभावी समन्वय था, लेकिन उनके पास संगठित वैचारिक कार्यक्रम का अभाव था। तीसरा कह रहा है कि अनेक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह से स्वयं को अलग कर लिया, क्योंकि वे इसे सामंती और रूढ़िवादी तत्वों द्वारा संचालित पुनरुत्थानवादी आंदोलन मानते थे। तो बताना था आपको कि कौन सा कथन सही है। दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विद्रोहियों के पास उन्नत शस्त्र और प्रभावी समन्वय था। तो आप लोग को ध्यान होगा, जब आप लोग बुक पढ़े होंगे 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण कौन कौन से हैं, तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि विद्रोहियों के पास कोई उन्नत शस्त्र नहीं था, ना ही उनमें आपस में कोई प्रभावी समन्वय था। तो यही सबसे बड़ा कारण एक तो ये था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, उनके पास, विद्रोहियों के पास कोई उन्नत शस्त्र और प्रभावी समन्वय नहीं था, जिससे कि वो अंग्रेजों से प्रॉपर लड़ सके। ठीक है, अंग्रेजों के पास आप लोग को ध्यान होगा कि उनके पास काफी प्रभावी अच्छे खासे हथियार थे और उनके बीच आपस में समन्वय भी थी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो एलिमिनेट कर दो। जो स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगे, 100% श्योर हो कि हाँ वो स्टेटमेंट सही है, तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो, और एलिमिनेट हो जाए तो इजीली आप आंसर निकाल लो। ठीक है, तो दूसरा गलत है और पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान घटित हुई। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल रहा है 1813 से 1823 तक। ठीक है, 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल रहा है लॉर्ड हेस्टिंग का। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान सुगौली की संधि हुई थी, तृतीय मराठा युद्ध हुआ था, और थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ओके, प्रथम बर्मा युद्ध जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। और रणजीत सिंह के साथ स्थायी मित्रता की संधि जो है ये विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। तो तीसरा और पांचवा सही नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक शासन काल में प्रशासनिक अधिकारियों के पद दिए हुए हैं, इनका क्या काम होता था ये, या इनका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। स्पष्ट जो होता था, स्पष्ट अधिकारी का काम, ये गुप्तचर होता था, ये संदेशवाहक होता था, संदेश को यहाँ से इधर से उधर पहुंचाने का काम करता था। ठीक है, तो पहला सही है। व्रजपति जो है ये चारागाह का प्रभारी अधिकारी होता था, व्रजपति। तो दूसरा भी सही है। भागदूत जो होता था ये कर संग्रह करता होता था। जीवग्रीव जो होता था ये पुलिस अधिकारी होता था। तो चारों ही सही सुमिलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ध्यान रखना, हमेशा यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर चाहे उत्तर वैदिक काल हो, मौर्य काल हो, या फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, चोल साम्राज्य के बारे में, अक्सर वो अधिकारियों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर उसके आगे भी आप अगर मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं तो मेडाइवल हिस्ट्री में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है, इस तरह का नेचर है, वो क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। तो आपको जब भी पढ़ना है हिस्ट्री, तो इस तरह के पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, चलो आगे देखो। निम्नलिखित महापदों में से कौन सा गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच अवस्थित था। निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा
गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच अवस्थित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच अवस्थित महाजनपद जो थी वो थी अस्सक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, शकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है शकों ने यूची वंश को पराजित करने के बाद भारत में प्रवेश किया और यह सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास बस गए थे। तो देखो, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। यूची को पराजित नहीं किया था, बल्कि यूची ने शकों को पराजित किया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा है कि शकों ने यूची वंश को पराजित करने के बाद भारत में प्रवेश किया। नहीं, ये पराजित होने के बाद भारत में प्रवेश करते हैं, न कि पराजित करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखो, कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रारंभिक शुरुआत के बाद शकों ने अपना शासन मथुरा और गुजरात की ओर विस्तारित किया। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही है, तो पहला गलत था आपका और दूसरा सही था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि गुप्तकालीन सिक्के संस्कृत में अभिलेख वाले भारत के प्रारंभिक सिक्कों में शामिल है। दूसरा कह रहा है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों के पृष्ठभाग पर प्रायः राजकीय गतिविधियों के दृश्य अंकित होते थे, जबकि अग्रभाग पर अधिकांशतः देवी लक्ष्मी का चित्रण होता था। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, गुप्तकालीन सिक्कों के संदर्भ में आपका जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गुप्तकालीन सिक्के जो है संस्कृत में अभिलेख वाले भारत के प्रारंभिक सिक्कों में शामिल थे, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि स्वर्ण सिक्कों के पृष्ठभाग पर राजकीय गतिविधियों के दृश्य अंकित थे, तो नहीं, स्वर्ण सिक्कों के पृष्ठभाग पर देवी लक्ष्मी का चित्र था। ओके, तो पृष्ठभाग पर राजकीय गतिविधियों के दृश्य अंकित नहीं थे, बल्कि अग्रभाग पर राजकीय गतिविधियों के दृश्य अंकित थे। राजकीय गतिविधियों के दृश्य जैसे वीणा बजाते हुए, आदेश देते हुए, घुड़सवारी करते हुए, यज्ञ करते हुए, इस तरह की दृश्य अंकित थे। ठीक है, और अग्रभाग पे नहीं बल्कि पृष्ठभाग पर अधिकांशतः देवी लक्ष्मी का चित्र देखने को मिलेगा, पृष्ठभाग पर, अग्रभाग पर नहीं। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, पेपर क्यूज लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होते जाएगा। आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने रख देगा एग्जामिनर। आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी जब आप प्रॉपर टेस्ट पेपर लगाओगे। तो एग्ज़ाम तक आप कोशिश करो खुद से भी कि लगभग कम से कम 50 टेस्ट पेपर आप खुद सॉल्व कर सको, खुद से, मेरे अलावा। ठीक है, तो खुद से भी आप कोशिश करो कि एग्जाम के पहले 50 तक टेस्ट पेपर, लगभग 50 टेस्ट पेपर आप सॉल्व करो अलग अलग इंस्टीट्यूट का लेकर के। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने के बाद रिवाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में गलती करने से अच्छा है कि एग्ज़ाम के पहले 1000 गलती कर लो, तो उन गलतियों से आप सीखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट पेपर लगाने से डरिए मत। स्टार्टिंग में भी आपका बहुत कम सही हो, लेकिन धीरे धीरे आपका अप्रोच जब बनने लगेगा, आपका अप्रोच बिल्ड हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर ले जाओगे क्वेश्चंस। ठीक है, आपके काफ़ी सही होने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में बस शुरू करो, डरो मत, शुरू करो। जिस दिन शुरू करोगे उसी दिन आपकी जीत होगी। एक बात समझ जाना, कहते हैं कि आपका रिजल्ट आपके डेली आपके सामने आता है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। आप पढ़ रहे हैं, आधे घंटे पढ़ करके फ़ोन चलाने लगे, घूमने चले गए, उसी टाइम आपका रिजल्ट सामने आ जाता है कि आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और जिस दिन आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, अपना पूरा टाइम, अपना तन मन दिल दिमाग सब, गुर्दा फेफड़ा सब अपनी पढ़ाई पर लगा रहे हैं, तो उस दिन से आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने लगेगा। आप समझ जाइए कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ, हर दिन सक्सेस हो रहा हूँ। और जिस दिन आप नहीं पढ़ रहे हो या कोई भी अपना 100% एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, तो उस दिन सोचना कि मैं रोज़ असफल हो रहा हूँ। ठीक है, तो मेहनत करो इतना कि आपको रोज़ इतना मेहनत करो कि आपका दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा सब यही कहे कि एक दिन तुम सक्सेस ज़रूर होगे। दुनिया कितना भी कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप खुद मेहनत करोगे तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, मैं सक्सेस हो जाऊँगा। तो इसलिए खुद से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओ।
प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। ओके, और इधर उधर के चक्कर में समय बर्बाद मत करो। जितना हो सके अकेले रहने की कोशिश करो। रीज़न ये है कि आप जितने लोगों से बातें करोगे, कहते हैं कि जितनी मुँह उतनी बातें, तो जितनी ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतने लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे और आपके दिमाग में वही सारी बातें घूमेंगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। खुद को एकदम दूर कर लो सबसे, एक कमरे में बंद करो और अच्छे से पढ़ो। थोड़ा अगर समय बिताना है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताओ, उनके साथ समय बिताओ जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा, लेकिन पढ़ो। आप ये सोचो कि 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया तो इससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपसे बहुत आगे हैं। समझ में आया? तो कोशिश करो कि क्या करना है, तो मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू साथ में रखने हैं। मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाने के बाद अपना सिलेबस रिवाइज करो। टेस्ट पेपर लगाने से पहले से रिवाइज करो, टेस्ट पेपर लगाने के बाद भी रिवाइज करो, और अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स ये नहीं कि पहली दूसरी बार कोई बुक पढ़ रहे हैं तो तुरंत ही नोट्स बना लें, नहीं। नोट्स तब बनाया जाता है जब आप बुक को कई बार पढ़ चुके रहते हो। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आपकी कहीं कुछ चीज़ें भूल रही होती हैं, आप याद नहीं कर पा रहे हो। तो जो नहीं याद कर पा रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स में शामिल करो। जो याद है, जो पता है, उसको शॉर्ट नोट्स में नहीं शामिल किया जाता है। शॉर्ट नोट्स बहुत कम पेजेस का होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना है और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की। तो हम अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो हमारे हमारे द्वारा आप लोग को विज़न आईएएस, दृष्टि आईएएस, संस्कृति आईएएस, इसके अलावा आपको मिल जाएगा फोरम आईएएस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के यूपीएससी के लिए टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो आप लोग टेस्ट पेपर डाउनलोड करके पीडीएफ निकलवा लीजिए, या फिर अगर आपके पास टैब है तो टैब में सॉल्व करिए। ठीक है, ओमार शीट लेकर के ओमार शीट में भरने की कोशिश किया करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ओमार शीट भरने में गलती कर देते हैं। तो ओमार शीट आ जाती है 20-25-30 रुपए की, लगभग उसमें 30-40 पेज होते हैं ओमार शीट की। आगे पीछे दोनों जगह ओमार शीट पूरा बना रहता है जैसा रहता है एग्जाम में। तो उस ओमार शीट को भरने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो अगर इन सारे इंस्टीट्यूट का आप लोग मॉक टेस्ट चाहते हैं तो पीडीएफ इन सब का मिल जाएगा आपको। कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मेंशन कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहते हो, तो आरजी सर द्वारा 5th फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है हमारे क्लब आईएएस ऐप पर। क्लब आईएएस ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आपको 5th फाउंडेशन बैच मिल जाएगी। इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 1499 रुपये में 3 साल की वैलिडिटी के साथ 5th फाउंडेशन बैच का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स लेने से पहले आप लोग 2-3 बार डेमो क्लास ले लेना। डेमो क्लास लेने में अगर डेमो क्लास में संतुष्ट हो तभी आप हमारे इस कोर्स को परचेज़ करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप अच्छे से संतुष्ट हो जाएँगे तो आपका मन ज़्यादा लगेगा पढ़ने में, वरना फिर ऐसा लगेगा कि यार मैं पछता रहा हूँ ये वो। तो इस सब चीज़ों से दूर रहिएगा। ठीक है, जब संतुष्ट हो जाना तब क्लास लेना बस। और हाँ, अगर आपके आस-पास कहीं शॉप है जहाँ पे ऑलरेडी हार्ड कॉपी मिल रही है तो आप हार्ड कॉपी मार्केट से ले आकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। बंग अ, बंगा बंगाल के गुप्तकालीन भूमि अनुदान अभिलेखों में वर्णित वाप शब्द का क्या अर्थ है? वाप शब्द का क्या अर्थ है बताइए। तो ये किसी क्षेत्र में प्रयुक्त जमीन मापने की एक इकाई होती है। ठीक है, वाप वाप जैसे कुलिया वाप इस तरह का शब्द प्रयोग होता है, तो इसका मतलब होता है कि जमीन मापने की एक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा इसका क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछूंगी, कमेंट में बताना। 51 का हमेशा पीसीएस में पूछता है, इस बार पीसीएस में भी पूछा था, क्रम लगाने के लिए दिया था। ठीक है, कि कहाँ पे आयोजित हुआ था बौद्ध संगीति, तो उसका क्रम पूछा था 2025 के पेपर में, जो अभी 13 अक्टूबर को हुआ था ना उसमें। तो आप लोग कमेंट में बताना। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा उपदेश या चर्चा के भाव को दर्शाती है जो बुद्ध के ज्ञान के प्रसार का प्रतीक है? तो यह है वितर्क मुद्रा। बुद्ध जी के कई सारे अ, अ, मुद्राओं से रिलेटेड मूर्तियां रही हैं, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा है। तो जिसमें से उपदेश या चर्चा के भाव को दर्शाने वाली
जो मुद्रा रही है या प्रतीक रहा है वो वितर्क मुद्रा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा ये टॉपिक जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे। तो नितिन सिंघानिया की बुक में बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में है या शायद वास्तुकला वाले में है, मैं आप लोग को कंफर्म बता दूंगी, तो आप लोग पढ़ लेना उसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूपीएससी में पूछ देता है। तो आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक में बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा, तो ध्यान से पढ़ लेना, या वास्तुकला वाले टॉपिक में। चलो आगे देखो, आगे क्या है। संगम युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि धान केवल मुख्य आहार ही नहीं बल्कि आंतरिक व्यापार में विनिमय का माध्यम भी था। देखो क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि कौन सा सही है, तो हम लोग ऐसे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो संगम युग के संदर्भ में आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है कि धान केवल मुख्य आहार ही नहीं था बल्कि इनका आंतरिक व्यापार में विनिमय का माध्यम भी था, ठीक है, लेन देन का माध्यम भी था। दूसरा कह रहा है कि भारतीय इतिहास का सबसे प्रारंभिक बांध चोल राजा करिकाल द्वारा वैगई नदी पर सिंचाई के लिए बनवाया गया था। तो बताइए कि क्या स्टेटमेंट सही है, बताओ। तो दोस्तों ये जो भारतीय इतिहास का सबसे प्रारंभिक बांध, इसमें कह रहा है कि चोल राजा करिकाल द्वारा वैगई नदी पर सिंचाई के लिए बनवाया गया था, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा देखो, यद्यपि ब्राह्मणों ने वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए और प्रमुखों को परामर्श दिया, परंतु उन्हें उस कठोर सामाजिक पदानुक्रमित श्रेष्ठता का अधिकार प्राप्त नहीं था जो समकालीन उत्तरी भारत में ब्राह्मणों को प्राप्त था। तो तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। देखो ब्राह्मणों ने वैदिक अनुष्ठान संपन्न किया और प्रमुखों को परामर्श दिया, लेकिन जिस हिसाब से उत्तर भारत में ब्राह्मणों को श्रेष्ठता का अधिकार प्राप्त था, उस तरह से दक्षिण भारत में संगम काल में ब्राह्मणों को श्रेष्ठता का अधिकार प्राप्त नहीं था। और आप लोग एक चीज और देखेंगे कि संगम काल में जो आपको सामाजिक पदानुक्रमण देखने को मिलेगा, यानी कि वर्णिक व्यवस्था देखने को मिलेगा, जो वो व्यवसाय आधारित देखने को मिलेगा, व्यवसाय आधारित। लेकिन आप लोग उत्तर भारत में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था आपको जाति आधारित देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अंतर ये था वर्ण विभाजन का, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, आप लोगों ने पूछा ही नहीं। दूसरा स्टेटमेंट गलत ये है कि इसमें जो कह रहा है कि चोल राजा करिकाल द्वारा वैगई नदी पर सिंचाई हेतु बांध बनवाया गया था, तो वैगई नदी पर नहीं बल्कि कावेरी नदी पर बनवाया गया था, इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप लोग पूछा करो कि मैम आपने नहीं बताया कि क्यों ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अगर आप लोग को पता होता है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है तो इसलिए आप आंसर निकाल लेते। अगला देखिए, देखो ये जो टेस्ट पेपर है ना, इस टेस्ट पेपर का नेचर थोड़ा फैक्चुअल है, सारे क्वेश्चंस लगभग फैक्चुअल है, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगा यमुना दोआब के नाग वंश के शासकों को पराजित किया, मध्य भारत के वन राज्यों को अपने अधीन किया और कांची तक दक्षिणी विजय अभियान चलाया, साथ ही अपने दक्षिणी अधीनस्थ हार गए शासकों को पुनः स्थापित करने की नीति बनाई। तो ये कौन थे भाई, किस शासक के बारे में ये बात हो रही है, तो समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हर्ष का प्रशासन सामंतों की बढ़ती शक्ति और भूमि अनुदान आधारित भुगतान व्यवस्था के कारण विकेंद्रीकृत हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हर्ष के शासन की तुलना में गुप्त साम्राज्य में विधि व्यवस्था की बेहतर स्थिति थी, जैसा कि फायान और हुएनसोंग के यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है। तो देखो हर्ष के शासन की तुलना में आप लोग देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि हर्ष के शासनकाल की तुलना में गुप्त साम्राज्य में विधि व्यवसाय की व्यवस्था बेहतर थी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि गुप्त साम्राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर थी हर्ष के शासन की तुलना में, ठीक है। ऐसा कि फायान बताता है कि जब वो लगभग भारत के हर्ष के कुछ हिस्सों से गुजर रहा था,
जहाँ पे इनका अधिकार था हर्ष का, तो वहाँ पे कुछ चोरों ने इनका सामान लूट लिया था। तो इस वजह से इन्होंने ऐसा लिखा है फायन और रोयन सॉन्ग ने। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला भी स्टेटमेंट आपका सही है कि हर्ष हर्ष का जो प्रशासन था सामंतों की बढ़ती शक्ति और भूमि अनुदान आधारित भुगतान व्यवस्था के कारण विकेंद्रीकृत हो गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, मौर्य प्रशासन में आयुधागाराध्यक्ष पदाधिकारी निम्नलिखित का प्रभारी होता था। किसका प्रभारी होता था? तो आयुध से आप लोग को पता होगा कि हथियार से रिलेटेड कोई अध्यक्ष ही होगा, ये कोई अधिकारी ही होगा, हथियारों का संरक्षक होगा मे बी। तो देखो आंसर क्या निकल के आया है? शस्त्र और अस्त्रों का निर्माण एवं रख रखाव करने वाला अधिकारी। ठीक है, चलो आगे देखो। हड़प्पा सभ्यता की मृदुभान कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि हड़प्पा काल के चित्रित मृदुभान पर लाल लेप पर काले रंग से बनी आकृतियों का उपयोग होता था, जिनमें ज्यामितीय पैटर्न, पौधों और पशुओं के चित्र शामिल होते थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये गलत है। गलत क्यों है मैम? नहीं सॉरी, ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सही क्यों है? तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारे कंटेंट सही दिए हुए। देखो हड़प्पा काल की अगर आप लोग चित्रित मृदभांड की बात करेंगे तो लोग जो मृदभांड बनाते थे, मान लो ये मृदभांड है, कोई मिट्टी का बर्तन है, तो ये लाल लेप पर मतलब इस पूरे मिट्टी के बर्तन को लाल रंग से, गेरुआ रंग से या लाल रंग से ऐसे पूरा लेप लगा देते थे। ठीक है, इस तरह से पूरा लेप लगा देते थे और इसी के ऊपर ये क्या करते थे, काले रंग की आकृति बनाते थे, कुछ ज्यामितीय पैटर्न बनाते थे। समझ लो ये काला रंग है तो इस तरह से कोई ज्यामितीय पैटर्न बना देते थे या कोई त्रिकोण त्रिकोण जैसा डिजाइन बना देते थे। तो ये जो है चित्रित मृदभांड प्रसिद्ध थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, पशुओं की आकृति होती थी, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि मृदभांड शैली में एक रूपता इसलिए बढ़ी क्योंकि गुजरात और राजस्थान की स्थानीय मृदभांड परंपराएं पूर्णतः हड़प्पाई शैली से प्रतिस्थापित हो गई। देखो इस संदर्भ में अभी कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि हम ये कह सकते हैं कि मृदभांड शैली में एक रूपता इसलिए बढ़ी क्योंकि गुजरात और राजस्थान की जो स्थानीय मृदभांड परंपराएं थी पूर्णतः हड़प्पाई शैली से प्रतिस्थापित हो गई। तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ पे हम स्टेटमेंट को ना तो सही मानेंगे ना तो गलत मानेंगे, लेकिन ओवरऑल हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे क्योंकि हम इतिहास जो है साक्ष्य के आधार पर ही बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जैन सिद्धांत के अनुसार देवता अस्तित्व में है, किंतु वे मनुष्य के विपरीत कर्म और पुनर्जन्म से पूर्णतः मुक्त होते हैं। तो देखो आप लोग को पता होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही जो है देवता के अस्तित्व को नकारते हैं। उनका मानना है कि हमारी जो प्रकृति का निर्माण, हमारे ये जो धरती का निर्माण हुआ है ये प्रकृति ने बनाया है, सब कुछ प्रकृति द्वारा किया गया है, देवता द्वारा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देवता के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं है बल्कि नकारते हैं, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जैन धर्म में जीवों के वर्गीकरण के अनुसार पौधों और मूल प्राणियों में केवल एक ही इंद्रिय होती है, जबकि मनुष्यों में सभी 5 इंद्रियां विद्यमान होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। जैन धर्म बताता है कि जैन धर्म में जीवों का वर्गीकरण किया गया है, तो अलग अलग जीवों को उनके इंद्रिय के आधार पे इन्होंने डिवाइड किया है कि किस जीव में कितने इंद्रिय होंगे। जैसे कि पौधों, इन्होंने बोला कि पौधों और मूल प्राणियों में केवल एक ही इंद्रिय होता है, लेकिन मनुष्यों में सभी 5 इंद्रियां विद्यमान होती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जैन धर्म वाला टॉपिक आप लोग पढ़ लेना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म नितिन सिंघानिया की बुक से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से दिया हुआ है सारे टॉपिक को। जैन धर्म के अलग अलग संप्रदाय दिए हुए हैं, बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय, जो कि यूपीएससी में हर साल पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना सारे संप्रदायों के बारे में, इनकी क्या विचारधाराएं रही हैं और इनके पंच तत्व क्या हैं वो भी पढ़ लेना। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आप लोग नितिन सिंघानिया में स्टार्टिंग में ही टॉपिक दिया है, तो वहाँ पे पढ़ लेना पहला वाला टॉपिक, इसमें वास्तुकला में, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत में पूरा पाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पाषाणकालीन स्थल दिया हुआ है
एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग आर एस शर्मा की बुक पढ़ना, तो उसमें ये पूरा पाषाणकालीन स्थलों के नाम दिए हुए हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का बुक पढ़ रहे हो जैसे दृष्टि का पढ़ रहे हो तो उसमें भी दिया रहेगा। ध्येय की बुक पढ़ लेना, ध्येय की भी काफ़ी अच्छी बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें भी प्रॉपर बहुत पतली सी है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है, ज़्यादा फालतू कंटेंट नहीं दिया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे कंटेंट दिए हैं। तो पूरा पाषाणकालीन स्थल दिया है और किस राज्य में स्थित है ये दिया है। पूछा है कितने सही सुमेलित है, तो आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, ये सही सुमेलित है। पाटनी जो है ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही सुमेलित है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। सोहन घाटी जो है मेरे बच्चे ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पे है? कश्मीर में है। ये चौथा गलत हो जाएगा, 3 सही है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार के कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई। ठीक है। दूसरा कह रहा है दोआब क्षेत्र में चित्रित धूसर मृदभांड बस्तियों का आकार उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था। बताओ कि कौन सा कथन सही है। देखो, आप लोग जब वैदिक काल पढ़ते हो तो इसको 2 भागों में डिवाइड करते हो, एक तो ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, या पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में देखेंगे कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? भाई पशुपालन था। ये पशु पालते थे और इनका मतलब ये हमेशा प्राथमिकता दिए थे पूर्व वैदिक काल में पशुपालन को। कृषि ये करते थे लेकिन कृषि इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था, बस पेट भरने के लिए अनाज उगाते थे। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि हो जाता है, और कृषि मुख्य व्यवसाय होने की वजह से इनका पूरा फोकस ज़्यादातर मैक्सिमम इनका पूरा फोकस जो है कृषि पर रहता है। तो कृषि इतना करते हैं कि उत्पादन ज़्यादा होने लगता है। भाई अधिशेष उत्पादन होने लगता है, तो अधिशेष उत्पादन होने की वजह से आप लोग देखेंगे व्यापार वाणिज्य का शुरू होता है, लोग एक दूसरे से विनिमय करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, भाई खा पी रहे हैं अच्छे से, तो जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। तो कहीं न कहीं अब भाई जब उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उत्पादन कहीं न कहीं जनसंख्या पे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि हुई, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो तो चित्रित धूसर मृदभांड बस्तियों का आकार उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया। भाई अनाज उगा रहे हैं, तो अनाज उगा रहे हैं तो भाई अनाज को रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो कहीं न कहीं अब जनसंख्या बढ़ रही है तो ऑब्वियसली भाई बस्तियों का आकार भी बढ़ेगा ही उत्तर वैदिक काल में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जरूरी नहीं कि आप कोई चीज़ें एकदम बुक में ही पढ़ो तो ही आप आंसर कर पाओगे। कुछ चीज़ें आपको अपने समझ के आधार पे पढ़नी होगी। आपने बुक पढ़ा होगा कौन सी? आर एस शर्मा की। आर एस शर्मा की बुक बहुत अच्छी है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, तो पढ़ लेना। ठीक है, तो आप लोग बुक पढ़े होंगे तो मेनली ये चीज़ें तो पढ़ा ही होगा कि पूर्व वैदिक काल जो है उसका मुख्य व्यवसाय पूर्व वैदिक काल का, ऋग वैदिक काल का पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अब कृषि कृषि हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जनसंख्या में भी कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, जनसंख्या में भी कहीं न कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रहा है, उत्पादन में बढ़ोतरी हो रहा है, तो बस्तियों का आकार भी तो बढ़ेगा। है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं, इसे कहते हैं अपना अप्रोच बिल्ड करना। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि चोल साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना राजराज प्रथम ने अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम की सहायता से की। दूसरा कथन कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सफल नौसैनिक अभियान की स्मृति में गंगई कोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखो, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। किसने की थी? विजयालय ने की थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, राजराज प्रथम ने नहीं किया था। दूसरा कि गंगई कोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने महिपाल को पराजित किया था। तो महिपाल को पराजित करने की उपलक्ष्य में ही गंगई कोंडचोलपुरम की स्थापना की गई थी। गंगई कोंडचोलपुर नगर की स्थापना की गई थी राजेंद्र प्रथम द्वारा, न कि दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सफल नौसैनिक अभियान की स्मृति में। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में लूट द्वारा धन अर्जित करना नहीं बल्कि एक स्थायी क्षेत्रीय साम्राज्य की स्थापना करना था। ओके। दूसरा कह रहा है कि मोहम्मद गौरी का ध्यान भारत की ओर इसलिए केंद्रित हुआ क्योंकि गौरी पहले ही मध्य एशिया में अपना नियंत्रण बढ़ाने में सफल हो चुका था। देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में लूटना खसोटना नहीं था, धन अर्जित करना नहीं था, बल्कि अपना एक स्थायी क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। दूसरा जो कह रहा है कि मोहम्मद गौरी का ध्यान जो है भारत की ओर इसलिए केंद्रित हुआ क्योंकि गौरी पहले ही मध्य एशिया में अपना नियंत्रण बढ़ाने में सफल हो चुका था। तो आप लोग को ध्यान होगा कि मोहम्मद गौरी द्वारा मध्य एशिया में अपना नियंत्रण बढ़ाने में सफल नहीं हुआ था। मध्य एशिया में उस दौरान जब मोहम्मद गौरी का भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो मध्य एशिया में उस दौरान ख्वारिज्म साम्राज्य था। तो ख्वारिज्म साम्राज्य को मोहम्मद गौरी द्वारा चुनौती देना बहुत मुश्किल था। इसे पता था कि अगर मैं मध्य एशिया में ख्वारिज साम्राज्य को चुनौती दूंगा तो कहीं न कहीं मैं पराजित हो जाऊंगा। इस वजह से भाई ये पहले ही मान चुका था मोहम्मद गौरी कि मध्य एशिया में जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं वहां पे ख्वारिज साम्राज्य को चुनौती नहीं दे सकता, तो इसलिए ये इधर भारत की ओर रुख करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब देखो, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया। दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्तादारों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन लोगों ने जो बच्चे रेगुलर हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। उन लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। मैंने आपको सबसे पहले मेंटरशिप प्रोग्राम का एक टेस्ट सॉल्व करवाया था, उसमें हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस थे। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, जैसे कि ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसके पहले जो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन था वो भी रिपीटेड था। एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन टॉपिक वही रहता है, बस आपके सामने क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से रख दिया जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जब भी किसी सेशन से जुड़े, किसी टीचर से अगर आप कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो उनके माध्यम से, तो उनके सेशन को पूरा देखो, एंड तक बने रहो। पूरे 28 टेस्ट पेपर है जीएस के, जो एग्जाम तक दृष्टि द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो पूरे 28 टेस्ट पेपर तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, सच बताऊं तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है आपको 28 टेस्ट पेपर सॉल्व कराने में। मेरा प्रॉफिट बस यहाँ पे ये है कि आप मुझसे जुड़ रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप लोग की मैं मैसेजेस देखती हूँ, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मैं खुशी से झूम उठती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोग को कोई अच्छी चीज़ें सिखाऊं। ठीक है, मैं आप लोग को गलत कुछ भी ना बताऊं, बस मैं अच्छी चीज़ें मैं बताऊं। उनमें से अगर एक दो पॉइंट भी आपको अच्छा लग रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत है, इतना ही। ठीक है, तो हमेशा मेरे बच्चे बस हमेशा ये ध्यान देना कि जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो खुद से भी और किसी टीचर से भी पढ़ रहे हो, तो उस पूरे सेशन को कंप्लीट करना। जैसे आप कोई टेस्ट पेपर किसी इंस्टीट्यूट का शुरू किए हो, तो उसको पूरा एंड तक सॉल्व करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका अप्रोच धीरे धीरे बिल्ड होते जाएगा। ठीक है, आप समझ में आने लगेगी आपको कि अच्छा कि स्टॉप कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे स्टेटमेंट गलत होता है। ओके, और अगर विजन का सॉल्व करना चाहते हो, तो आरजी सर विजन का टेस्ट पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उनसे सॉल्व कर लेना। तो दो इंस्टीट्यूट का आपके सामने टेस्ट पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, दृष्टि आईएएस का, विजन आईएएस का। दो इंस्टीट्यूट का यहाँ से सॉल्व कर लो, और एक इंस्टीट्यूट का आप खुद से मॉक टेस्ट लगाओ। जब खुद से मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को पढ़ने जा रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करूंगी बिना किसी टिक विक के। तो आप लोग देखना, बताना कि जब आप खुद सॉल्व करोगे तब आप बताना, इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप देना, और जब मैं सॉल्व कराऊंगी तब तब भी आप देना। तो फिर बताना कि दोनों में क्या अंतर था। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्तादारों के प्रशासन के संदर्भ में, कि इक्तादार अपने इक्ता में एकत्र समस्त राजस्व को अपने पास रख सकता था, बशर्ते कि उसके पास आवश्यक संख्या में सैनिक हो। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि इक्तादार को अपने नाम से खुतबा पढ़ने या सिक्के ढालने की अनुमति नहीं थी, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि सुल्तान बिना कोई कारण बताए इक्तादार को उसके इक्ता से हटा सकता था, तीसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मैं आपको कैसे दूसरे तरह से मेथड से सॉल्व कराती हूँ। दूसरा मेथड ये है कि इक्तादार अपने इक्ता में एकत्र समस्त राजस्व को
अपने पास ही रख सकता था, बशर्ते उसके पास आवश्यक संख्या में सैनिक हो। तो देखो, दिल्ली सल्तनत में ऐसा होता था कि समझ लो आप राजा हैं, ठीक है, और आपने सैनिक रखे हुए हैं लड़ने भिड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो आपने सैनिक रखे हैं, लेकिन सैनिकों को आप वेतन नहीं दे रहे हो। सैनिकों को आप वेतन नहीं दे रहे हो। वेतन के बदले आपने आपने क्या कहा कि भैया मैं आपको जमीन का कुछ छोटा छोटा टुकड़ा आप लोग को दे दे रहा हूँ, ठीक है। अलग जमीन गलत लिख दिया मैंने। अलग अलग लोगों को, सैनिक अधिकारियों को आपने क्या किया कि जमीन दे दिया। कहीं पे किसी को क्षेत्र, कोई क्षेत्र प्रदान कर दिया, कहीं पे किसी को कोई क्षेत्र प्रदान कर दिया, तो अलग अलग जमीन की टुकड़ी दे दी। अब इन अब इन पर क्या होगा भाई, अलग अलग लोगों को, अलग अलग अधिकारियों को, आपने सैनिक अधिकारियों को वेतन जमीन का टुकड़ा दे दिया और कहा कि इस जमीन टुकड़े पर तुम अपना राजस्व वसूलो अपने हिसाब से। यहाँ पे अपना राजस्व जितना वसूलना है कृषि से, व्यापार से, तुम वसूलो, और जो वसूली आएगी तुम्हारे पास, जो धन आएगा, उससे किया अर्जित किया हुआ जो धन आएगा, उस धन का प्रयोग तुम अपने सैनिक के रख रखाव के लिए करो, सैनिक के रख रखाव के लिए करो, और कुछ पैसा, कुछ तो सैनिक के रख रखाव के लिए, कुछ अपने पर्सनल खर्च के लिए, और कुछ पैसा तुम हमारे राजकोष में जमा करो, ठीक है। कुछ पैसा राजकोष में जमा करो। पूरा पैसा यूज करने का अधिकार इसको नहीं था। और ये जो इक्ता होता था, जिसको ये इक्तादारी दी जाती थी, इक्ता, उसी को इक्ता कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इक्ता में एकत्र समस्त राजस्व को अपने पास रख सकता था, तो नहीं रख सकता था समस्त राजस्व को। कुछ अपना सैन्य रख रखाव के लिए, अपने पर्सनल खर्च के लिए रख सकता था, बाकी पैसा जो है वो राजकोष में जमा करेगा। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और इक्तादारों को, जिनको ये इक्ता दी जाती थी, उनको इक्तादार कहा जाता था, ठीक है। तो इक्तादार को अपने नाम से खुतबा पढ़ने या सिक्का ढालने की अनुमति नहीं थी, ये नियम था। और ये जो इक्तादारी थी, ये कोई इनका वंशानुगत अधिकार नहीं था। राजा की मर्जी, तुमको इक्ता दिया, यानी एक तरह से समझो राजा और ये सैनिकों, सेना अधिकारियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था कि मेरी मर्जी, अगर हमें तुमसे फायदा हो रहा है, अगर तुमने बोला कि अब चलो युद्ध लड़ने, तुम चल रहे हो लेकर के अपना सारा सेना, हाथी घोड़ा सब कुछ, और मेरी मर्जी, तुमको हम हटा करके किसी और को यह अधिकार दे देंगे इक्तादारी की। तो ये वंशानुगत नहीं था, राजा की मर्जी। राजा की, सुल्तान का मन किया तो तुमको इक्ता प्रदान किया, नहीं तो तुम्हारी इक्ता छीन करके किसी और को दे दिया, ठीक है। तो तीसरा जो कह रहा है कि सुल्तान बिना कोई कारण बताए इक्तादार को उसकी इक्ता से हटा सकता था, तो बिल्कुल हटा सकता था। और इनको ना तो खुतबा पढ़ने का अधिकार था, ना अपनी मर्जी से कोई सिक्का ढाल सकते थे। बस इनका काम था सैनिक का रख रखाव करना। राजा जिस दिन आदेश दे दे कि यहाँ पे युद्ध करने चलना है, तो अपना सेना वरना बटोर करके लेके जाएगा युद्ध करने, ठीक है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही है। हमेशा ध्यान रखना, ये अक्सर ये स्टेटमेंट में दे देता है कि ये वंशानुगत था, तो वंशानुगत नहीं था, अक्सर स्टेटमेंट में दे देता है। तो जब आप आगे और सेशन सॉल्व करोगे, हमारे और सेशन के साथ जुड़े रहोगे, तो जब भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत के टॉपिक से और इक्तादार से, तो अक्सर ये स्टेटमेंट वंशानुगत वाला देगा, ठीक है। यकीन नहीं हो तो मेरे साथ जुड़े रहना, पूरे 28 टेस्ट पेपर तक आप लोग को यकीन आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आपको पहला ही पता होता कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप एलिमिनेट कर देते और आपका आंसर आ जाता। अगला देखो, मुगल प्रशासन के अनुसार करोड़ी, अमीन और कानूनगो अधिकारी मुख्य रूप से किससे संबंधित थे। तो ये करोड़ी, अमीन, कानूनगो अधिकारी जो है मुख्य रूप से राजस्व प्रशासन से संबंधित थे। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है जहांगीर की दक्कन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जहांगीर के दक्कन अभियान मुख्यतः इसलिए असफल हो गए क्योंकि शाहजहां के विद्रोह ने निर्णायक अवधि के दौरान मुगलों का ध्यान विचलित कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य को दक्कन में क्षेत्रों से नियंत्रण समाप्त होने के रूप में नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें बरार, बालाघाट, अहमदनगर के कुछ हिस्से शामिल थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के संबंध में निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी, शायद यही क्वेश्चन पीसीएस में पूछा था इस बार। तो मालवा का अधिग्रहण जो है 1305 ईस्वी में हुआ था। रणथंभौर का पतन जो है 1301 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़ की घेराबंदी जो है 1800 सॉरी
1800 में कहाँ चली गई? 1301। चित्तौड़ की घेराबंदी जो है 1303 में, और जालौन का अधिग्रहण किया था 1311 में। जब इसका क्रम बनाएंगे तो इसका क्रम बनेगा 2 3 1 4। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलकों के दौरान शर्की सल्तनत का निर्माण हुआ था, जिसे लोदी वंश द्वारा पुनः विजित कर लिया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि तुगलकों के दौरान जो है शर्की सल्तनत का निर्माण हुआ था जौनपुर में, जिसे लोदी वंश द्वारा पुनः विजित कर लिया गया था। दूसरा कह रहा है कि अपने चरम पर शर्की सल्तनत अलीगढ़ से दरभंगा तक तथा नेपाल से बुंदेलखंड तक विस्तारित थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो कोई कॉन्सेप्चुअल वाली बात नहीं है, लगभग सब फैक्चुअल है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो बुक पढ़ो अच्छे से। ओके चलो आगे देखो, महमूद गवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वह मोहम्मद शाह के अधीन वजीर बना और उसे बहमनी काल में ख्वाजा ए जहां की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो देखो पहला जो कह रहा है कि वह मोहम्मद शाह के अधीन बना, तो नहीं, हुमायूं के मृत्यु के बाद हुमायूं का पुत्र जो है अहमद तृतीय, ठीक है, अहमद तृतीय आता है। तो अहमद तृतीय के अधीन जो है ये महमूद गवा काम करता है महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में। तो इन्हीं फिर बाद में जो है ये ख्वाजा ए जहां की उपाधि धारण करता है, या फिर कहें तो वजीर बनता है। तो मोहम्मद शाह के अधीन नहीं बल्कि ये अहमद तृतीय के अधीन बनता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि गोवा और दाभोल पर उसकी विजय ने पश्चिमी बंदरगाहों पर विजयनगर के नियंत्रण को अप्रभावी कर दिया और ईरान तथा इराक के साथ बहमनी व्यापार संबंधों को मजबूत किया। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजयनगर के कृष्ण देव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला कह रहा है कि उन्होंने पत्थर के विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया और प्रमुख दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम बनवाए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। भव्य गोपुरम क्या होता है? मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है, आप लोग मंदिर जाते होंगे तो देखते होंगे कि मंदिर के चारों ओर एक तो रेलिंग होती है और उस रेलिंग में देखेंगे आप लोग एक भव्य गोपुरम होता है, प्रवेश द्वार होता है, जिसे हम लोग प्रवेश द्वार कहते हैं। वहाँ साउथ में भव्य गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने विजयनगर के निकट नागलपुर नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, जिसका नाम उनकी माँ के नाम पर रखा गया। तो दोनों, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इन्होंने नागलपुर नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, इसका नाम इन्होंने अपने माँ के नाम पे रखा था। तीसरा है कि उसके शासनकाल के दौरान तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर का महत्वपूर्ण विकास हुआ था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 हो जाएगा। आगे देखो, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अधिकारी का नाम दिया है और कार्य दिया हुआ है। वकील ए दर, वकील ए दर का क्या काम होता था? ये शाही घराने का प्रभारी होता था। अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब का क्या काम था? अमीर ए हाजिब जो है शाही समारोहों की देख रेख करता था, ठीक है। तो पहला, दूसरा गलत हो गया। सर ए जानदार का क्या काम होता था? ये शाही अंगरक्षकों का प्रमुख होता था, सर ए जानदार। तो ये तीसरा भी गलत हो गया। अमीर ए अखुर, ये जो था अस्तबल का प्रभारी होता था। तो चौथा सही है। तो पूछा है कितने सही सुमेलित है, तो 2 सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डांसिंग गर्ल के बारे में पूछा है मोहनजोदड़ो से। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस मूर्ति में बायां हाथ कमर पर और दायां हाथ दाहिनी जांघ पर है। दूसरा कह रहा है कि इसमें दोनों हाथों में समान संख्या में चूड़ियां हैं, जो अलंकरण में सममिति का परिचायक है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो मैंने आपको, एक तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि मोहन को मोहने के लिए एक नर्तकी आई। नर्तकी कहाँ जाएगी? मोहन के पास ही तो जाएगी। मोहन कहाँ जाएगा? नर्तकी के पास, उसका नृत्य देखने, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि मैं कहूँ कि आपको कि आप भाई ऐसे
पोजीशन पे आओ, कमर पे हाथ रखो। तो आप सबसे पहले आपका कमर पे हाथ जो जाएगा आपका दायां हाथ जाएगा। आप दाहिना हाथ अपने कमर पे रखोगे और बायां हाथ ऐसे पैर के पास एकदम पोज मारोगे। तो लड़कियां भी आप लोग देखोगे जो ये मिस यूनिवर्स या फिर जो जो मॉडल्स होती हैं रैंप वॉक करती हैं, तो आप लोग देखना नॉर्मली उनका हाथ किस पे रहता है। उनका एक जो दायां हाथ होता है, राइट हैंड होता है, उनके कमर पे रहता है, और जो बायां हाथ होता है वो नीचे की तरफ होता है। हमेशा ध्यान दिया होगा, इसमें याद नहीं करना है, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ ताकि एग्जाम में जब आए दायां बायां हाथ दे तो आप कंफ्यूज मत हो। तो ध्यान देना, नॉर्मली आप भी खड़े होगे तो आप अपना दायां हाथ जो है कमर पे रखोगे और बायां हाथ नीचे, और आपको कह दिया जाए कि रैंप वॉक करना है तो आप बस ये सोच समझ के नहीं रखोगे कि अपना मैं बायां हाथ इसमें रखूँ। आपका ये हैबिचुअल है, आपकी ये आदत है कि अपना हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, होश में भी नहीं रहेंगे तो भी अपना दायां हाथ ला के कमर पे रख देते हैं। तो इसी तरीके से नर्तकी की मूर्ति में भी ध्यान देना कि नर्तकी की मूर्ति बायां हाथ कमर पर नहीं रखती है, बल्कि अपना दायां हाथ कमर पे रखती है और बायां हाथ इसका जो है जांघ पर रहता है। तो पहला गलत हो गया। और कह रहे हैं कि दोनों हाथों में समान संख्या में चूड़ियां होती हैं, तो दोनों हाथों में समान संख्या में चूड़ियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। एक हाथ में 24 चूड़ियां होती हैं, दूसरे हाथ में 4 चूड़ियां होती हैं, तो ये दूसरा भी गलत हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कांस्य की मूर्ति थी, और इस कांसी की मूर्ति थी, सबसे बड़ी पॉइंट ये। और दूसरा ये कि इसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। इसने इस नर्तकी की मूर्ति में दिखाया गया कि ये ऊपर की तरफ पूरे गहने से लदी हुई है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। चलो आगे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। हड़प्पा की मोहरों पर अंकित पशुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि उपयुक्त कितनों का अंकन जो है पशुपति मुद्रा पर किया गया है। आप लोग देखेंगे एक मुहर प्राप्त हुई है, इसकी आकृति कुछ इस तरह से है, थोड़ी टूटी हुई है। इसी मुहर पर एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, एक आदमी पालथी मारे बैठा हुआ है कुछ इस तरह से, और इसके 3 सींग हैं, कुछ ऐसे समथिंग 3 सींग लगे हुए हैं। तो इसे कि इधर इधर इसके दाएं बाएं कुछ पशु हैं, कुछ इसके पालथी के नीचे 2 हिरण हैं। तो इसी से यही पूछ रहा है कि इस पशुपति मुद्रा में कौन कौन से पशु जो हैं, किस किस पशु का अंकन किया गया है। तो हमेशा याद रखना, हाथी का है अंकन, गेंडा का है, भैंसा का है, बाघ का है, घोड़ा का नहीं है और ना ही शेर का है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने हुए, 1 2 3 4, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और हिरण का भी है, कभी स्टेटमेंट दे तो हिरण भी लिख लेना, हिरण याद रख लेना, उनके पालथी के नीचे पैरों के नीचे 2 हिरण भी बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, बराबर पहाड़ियों के में लोमस लोमस ऋषि गुफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की तरह है और चैत्य के मेहराब पर गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस गुफा का भीतरी कक्ष जो है आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, ये एक मंदिर की वर्णन किया गया है ऊपर, और ये किस मंदिर के बारे में वर्णन किया गया है ये ऑप्शन में दिया हुआ है। बताना है पढ़ करके कि किस मंदिर के बारे में बताया गया है ये सब कुछ। तो कह रहा है कि यह पवित्र स्थल है जो मुख्य रूप से 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी ईस्वी का एक बौद्ध विहार था। बाद में इसे बदल करके रूपांतरित करके गिरिजात्मक, जिसका अर्थ होता है गिरिजा का पुत्र, के रूप में भगवान गणेश को समर्पित एक हिंदू मंदिर बन गया। सामान्य ईंट गारे से बने मंदिरों के विपरीत इसका गर्भगृह जो है प्राकृतिक शैल गुहा है। गर्भगृह मतलब जहाँ पे आप लोग मंदिर जाते होंगे तो मंदिर के अंदर जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, लोग पूजते हैं, उसी को गर्भगृह कहते हैं। तो गर्भगृह प्राकृतिक शैल गुहा है और यह मंदिर प्राचीन बौद्ध शिलाखंड गुफाओं के परिसर के भीतर स्थित है, जिसके कारण यह अष्टविनायक मंदिरों में वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है। ये किस मंदिर के बारे में बात कर रहा है, ये मंदिर के बारे में बात कर रहा है लिन्याद्री मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। इसी को गिरिजात्मज मंदिर भी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, चौक और त्रिभंग लयात्मक तकनीकें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है।
तो चौक और त्रिभंग लयात्मक तकनीकें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। त्रिभंग में क्या होता है कि आप लोग देखेंगे नृत्यांगनाएं जो होती हैं अपने शरीर को, अपने गर्दन को, अपने कंधे को, अपने कमर को या फिर अपने पैर को इस तरह से मोड़ती है, कुछ त्रिभंग मुद्रा जैसा लगता है, ठीक है, तो त्रिभंग मुद्रा में प्रतीत होता है। तो ये किस शास्त्रीय नृत्य की ये प्रमुख विशेषताएं हैं, चौक और त्रिभंग, तो ये ओडिसी नृत्य के बारे में है। आप आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ना, तो उसमें नृत्य से संबंधित टॉपिक है जिसमें आप लोग शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य में 8-9 लगभग शास्त्रीय नृत्य हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। जितने शास्त्रीय नृत्य हैं हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, तो इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि हर शास्त्रीय नृत्य की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषताएं हैं, ठीक है, जो यूपीएससी में पूछता है और अक्सर पूछ देता है, तो पढ़ लेना। चलो आगे देखो, नागर मंदिर वास्तुकला के उपविभाजनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मंदिर में पढ़ा होगा आप लोगों ने नागर, बेसर और द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर शैली की भी कुछ इसका उपविभाजन किया गया है इस वास्तुकला का। इसके कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जैसे लैटिना, फॉर्मसाना, वल्लभी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जब आप लोग पिक्चर में देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और पढ़ना रहेगा तो आप लोग नीतीश सिंघानिया में वास्तुकला वाले में पढ़ लेना, बहुत डिटेल में दिया हुआ है नागर, बेसर, द्रविड़ के बारे में, नागर की क्षेत्रीय विशेषताएं और बेसर की भी और द्रविड़ की भी, ठीक है, तो पढ़ लेना अच्छे से। चलो प्रकार दिया है एक साइड और दूसरे साइड विवरण दिया है। तो लैटिना के संदर्भ में पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं, तो लैटिना के संदर्भ में दिया है कि वर्गाकार आधार तथा दीवारें जो है अंदर की ओर मुड़कर एक ऊंची उठता हुआ शिखर बनाती है, तो ये लैटिना का एक विवरण सही दिया हुआ है इसमें। दूसरा कह रहा है फमसाना। फमसाना में क्या होता है कि चौड़ी और अपेक्षाकृत कम ऊंचाई की संरचना होती है जिसकी छत जो है अंदर की ओर मुड़े बिना सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा के वल्लभी के संदर्भ दिया है, तो इसमें कह रहा है कि आयताकार आकृति के साथ इसकी छत जो है शक्टाकार कच्छे के रूप में ऊपर की ओर उठी होती है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो, आगे कह रहा है लोक संगीत या गायन परंपरा और राज्य दिया हुआ है। जैसे कि हमने बोला है कि ये पेपर पूरा फैक्चुअल है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी नीतीश सिंघानिया की बुक में, पढ़ लेना। भावगीत क्या है, भावगीत कहाँ का लोकगीत है ये, या कहाँ की गायन परंपरा है, तो कर्नाटक की है, सही सुमेलित है। कोली आपका महाराष्ट्र का लोकगीत है, दूसरा भी सही सुमेलित है। मांड जो है आपका राजस्थान का लोकगीत है, ना कि गुजरात का, तो ये तीसरा गलत हो गया। और दुलपोड़ जो है ये गोवा का लोकगीत है, तो चौथा भी सही सुमेलित है। पूछा है कितने सही सुमेलित है, तो 3 सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, कलाकार दिया है और इनकी प्रसिद्ध कृति दी हुई है। तो देखो, राजा रवि वर्मा द्वारा हंसा दमयंती लिखी गई है, तो पहला सही है। नंदलाल बोस की प्रमुख कृति हरिपुरा पोस्टर्स है, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। अमृता शेरगिल की प्रमुख कृति या प्रसिद्ध कृति जो है द ब्रह्मचारी है, तीसरा भी सही सुमेलित है। और विनोद बिहारी मुखर्जी की प्रमुख कृति जो है मिडिवल संत है, तो चौथा भी सही सुमेलित है। तो ओवरऑल चारों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, डोकरा क्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है डोकरा का, देखो डोकरा क्राफ्ट को ही बेल मेटल क्राफ्ट भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना, कभी बेल मेटल क्राफ्ट आपके सामने दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि डोकरा कलाकृतियां परंपरागत रूप से पीतल से बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं, तो पीतल से बनाई जाती हैं, और ऐसी तकनीक से निर्मित होती है जिसमें तैयार वस्तु में कोई जोड़ नहीं होता थी, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है ये, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। आप लोग देखेंगे जो मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल का मूर्ति प्राप्त हुई है, वो भी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग करके बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि देखो, पहले एक तो मिट्टी का, पहले क्या किया जाएगा, मोम की एक स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। जो भी आप मतलब मूर्ति बनाना है तो मोम की एक मूर्ति बनाई जाएगी, लगभग उसी तरह की स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी की एक परत चढ़ा दी जाती है, पूरी ऊपर से क्या किया जाएगा, मिट्टी का एक परत चढ़ा दिया जाएगा उस मोम के ऊपर। जो मोम की आपने मान लो मूर्ति बनाया, तो मोम की मूर्ति के ऊपर एक पूरी मिट्टी की परत चढ़ाई जाएगी, ताकि अंदर से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उसमें छप जाए, मिट्टी में बन जाए। तो मोम मिट्टी का पूरा ऊपर परत चढ़ा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जब सूख जाएगा तो उस मोम को हम लोग पिघला करके निकाल लेंगे, तो अंदर से एक खोखला पोर्शन बचता है उस मिट्टी के अंदर। उसी मिट्टी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि
कोई भी पिघला हुआ धातु उसके अंदर डाल देते हैं। तो पिघला हुआ धातु डाल देते हैं तो वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो तोड़ देंगे, तो एक स्ट्रक्चर तैयार होकर के आता है। उसी को बाद में तराश वराश करके एक अच्छा सा उसको अंतिम रूप दे देते हैं, चमका देते हैं। तो इसी को कहते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, चोलकालीन नटराज कांस्य मूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस चित्र में शिव अपने दाएं पैर पर संतुलन है, शिव अपने दाएं पैर पर संतुलित है और अपस्पार का संहार कर रहे हैं, जबकि ऊपर उठा हुआ बायां पैर जो है भुजंग त्रासित मुद्रा में दर्शाया गया है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चोलकालीन नटराज कांस्य मूर्ति के संबंध में, अक्सर हमेशा पूछता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में। पीसीएस में पूछ देगा कि नटराज कांस्य मूर्ति जो है किस काल से संबंधित है, तो चोलकाल से संबंधित है, पीसीएस में पूछता है। और डिटेल में एकदम पूछता है तो यूपीएससी में पूछता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ये दाएं पैर पर अपना संतुलित है, यानी आप लोग देखेंगे दाएं पैर पर वो अपना पूरा शरीर का भार रखे हुए हैं, खड़े हैं, दाएं पैर से खड़े हैं और बायां पैर उनका कुछ उठा हुआ है। मूर्ति आप लोग देखे होंगे तो ध्यान से देखना, एक बार नटराज की मूर्ति देख लेना। और नॉर्मली अगर आप लोग को भी कह दिया जाए खड़े होने के लिए, तो आप बाएं पैर पे थोड़ी ना खड़े हो पाएंगे, आप लोग क्या खड़े हो पाएंगे? दाएं पैर पे खड़े हो पाएंगे, क्योंकि ये मूर्तियां हम इंसानों ने ही बनाया है, तो कुछ ना कुछ हम अपने हिसाब से, अपने बैलेंस के हिसाब से उसको मूर्ति को एक रूप दिए हैं। तो आप लोग अपने बेसिस पे भी सोचो कि आपको खड़ा होना होगा तो आप क्या पहले करेंगे? दाएं पैर पे ही तो खड़े हो पाएंगे, बाएं पैर पे तो नहीं नॉर्मली। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ऊपरी दाएं हाथ में अग्नि और ऊपरी बाएं हाथ में डमरू है, जबकि निचले दाएं हाथ में दोलहस्त मुद्रा में है। तो देखो नॉर्मली आप लोग को डमरू बजाना होगा तो आप किस हाथ में डमरू बजाएंगे? ऑब्वियसली कहेंगे कि मैम मैं तो दाहिने हाथ में ही डमरू बजाऊंगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊपरी बाएं हाथ में डमरू है, तो ऊपरी बाएं हाथ में नहीं बल्कि ऊपरी दाएं हाथ में डमरू है। डमरू किस हाथ में है? ऊपरी दाएं हाथ में है, ऊपरी दाएं हाथ में डमरू है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। और ऊपरी बाएं हाथ में क्या है? ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि ज्वाला है, अग्नि ज्वाला है। और निचला दाहिना हाथ कह रहा है कि दुलहस्त मुद्रा में है, तो निचला दाहिना हाथ जो है अभय हस्त मुद्रा में है। तो ये ओवरऑल पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, पहला वाला सही है। और कहाँ से पढ़े मैम? तो पढ़ लेना मूर्तिकला में, आर्ट एंड कल्चर की मूर्तिकला वाले टॉपिक में दिया हुआ है। नटराज की मूर्ति बहुत डिटेल में दी हुई है, अच्छे से सारी चीज़ों का, यानी कि वो कान की कुंडल उनका किसका प्रतीक है, उनकी जो जटा है वो किसका प्रतीक है। तो एक एक चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया है, जो यूपीएससी में पूछता है हर साल। ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ये सेम यही स्टेटमेंट आपको नितिन सिंघानिया की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से पढ़ लेना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो, आगे यमुना की प्रायद्वीपीय सहायक नदियों के सॉरी दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा, एक मिनट रुकिए, तो यमुना की प्रायद्वीपीय सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में बताना है हमको कि प्रायद्वीपीय सहायक नदियों में से कौन सा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगा हुआ है। तो देखो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चंबल। सबसे पहले चंबल आके मिलता है सबसे पश्चिम में, उसके बाद फिर सिंध आता है, फिर बेतवा आता है, फिर केन आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भू संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय भूपर्वती बड़े पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक मोटी होती है। जैसे कि हमने आपको टेस्ट नंबर 3 में बताया था कि जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट की मोटाई आपको महाद्वीप पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, महाद्वीप वाले क्षेत्र पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और खास करके अगर आप पहाड़ी पर्वतों की बात करते हैं तो यहाँ पे इनकी मोटाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। और महासागर में इनकी मोटाई, क्रस्ट की मोटाई कम देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने हमारा टेस्ट नंबर 3 का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, मैंने बताया है। यहाँ पे ये पतली है महासागर में, और महाद्वीप में इसकी मोटाई ज़्यादा है, ये मोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? सही हो गया। मेटल जो है मोह संबद्धता से
2900 किलोमीटर तक गहराई तक विस्तृत है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। देखो पृथ्वी है, गोल पृथ्वी है, इसका एक ऐसा तरबूज लेने जाते हो तो एक पोर्शन काट के निकाल लेते हो, तो ऐसा यहाँ पे भी काट के निकाल लो। तो यहाँ पे इसको क्या करो, ऊपर वाला पोर्शन क्रस्ट हो गया आपका, फिर बीच वाला पोर्शन जो है ये मेटल हो गया, और तीसरा वाला पोर्शन जो है आपका कोर हो गया। ठीक है, अब इसमें भी विभाजन कर दो भाई। एक ऊपरी क्रस्ट होता है, एक निचला क्रस्ट होता है, एक ऊपरी मेंटल होता है, दूसरा नीचा मेंटल होता है, और ऊपरा कोर पोर्शन, बाहरी कोर पोर्शन और निचली कोर पोर्शन। ठीक है, चलो अब यहीं पे देखो, तो मेंटल जो है मुहा संबद्धता से, मुहा संबद्धता क्या किसे कहेंगे हम लोग, ये जो कोर और मेंटल है, ये अरे सॉरी ये क्रस्ट है, और ये आपका मेंटल है, क्रस्ट और मेंटल। तो मेंटल और क्रस्ट के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुहा असंबद्धता कहते हैं। यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच कुछ ऐसी घनत्व और इनके एलिमेंट्स में अंतर पाया जाता है। तो इसी में यहाँ पे जो अंतर पाया जाता है इसी को असंबद्धता कहते हैं। यानी कि यहाँ से इस परत का जो विशेषता है खत्म हो जाती है क्रस्ट की, और यहाँ से मुहा असंबद्धता से मेंटल की एक अलग विशेषता शुरू होती है। तो इसी को मुहा असंबद्धता कहा जाता है। तो मुहा असंबद्धता से लेकर के ये 2900 किलोमीटर तक की गहराई वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक है, तो मेंटल का विस्तार कहाँ तक है, मुहा असंबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर तक। आप लोग को पूरी असंबद्धता याद होनी चाहिए। जैसे ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट में ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो असंबद्धता पाई जाएगी इसे कोर्नाड असंबद्धता कहा जाता है। अभी मैं याद करा देती हूँ आपको, सिंपल तरीका है, मैं बता देती हूँ, कोर्नाड असंबद्धता कहा जाता है। और मेंटल में, अब कोर और मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है इसे मोह असंबद्धता कहा जाएगा। अब मोह के बीच में भी, यानी मेंटल के बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है, एक ऊपरी मेंटल दूसरा नीची मेंटल, इसमें कहा जाता है रेप्टी असंबद्धता। ठीक है, रेप्टी असंबद्धता। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी एक असंबद्धता पाई जाएगी मेंटल और कोर के बीच। इस असंबद्धता को क्या कहा जाएगा बताओ, गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या कहा जाएगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और बाहरी कोर और निचली कोर के बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे लेहमैन असंबद्धता कहा जाएगा। अब मैम इसको याद कैसे करें, देखो क्रस्ट से याद करना कोर्नाड, क्रस्ट से कोर्नाड, और मेंटल से मोह। तो पहले तो क्रस्ट में आओ, तो क्रस्ट में क से क्रस्ट, क्रस्ट से कोर्नाड, फिर क्रस्ट और मेंटल, मेंटल से शुरू हुआ, तो मेंटल शुरू होने से पहले एक मोह असंबद्धता शुरू हो गई, म से मोह, म से मेंटल। फिर मेंटल के बीच में रेप्टी, इसको याद कर लेना। और एक याद कर लेना ये कि क्रस्ट और कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई, मेंटल और कोर के बीच जो असंबद्धता पाई जाएगी उसे गुटेनबर्ग। और कोर के बीच में, कोर के अंदर जो है बाहरी और कोर की आंतरिक कोर में जो असंबद्धता पाई जाएगी लेहमैन, क्योंकि अंदर लोहा पाया जाता है, बाहरी वाले कोर में लोहा पाया जाता है, हाँ लोहा और निकल पाया जाता है, तो इसलिए लोहा से लेहमैन याद कर लेना। कुछ चीज़ें जो आपको याद हो जाएंगी, जैसे कोर्नाड याद हो जाएगा, मोहो याद हो जाएगा और लेहमैन याद हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें आप इजीली आंसर कर ले जाओगे। एक दो दो बच रहा है जो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लिया करो, तो कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में। हमेशा मुझे पता है कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे आप लोगों में से जो आप लोग भूल जाते होंगे एग्जाम में, तो नहीं भूलोगे आप लोग। बस जो मैंने बताया है उसको एक दो बार और अपने नोट्स में रिवाइज कर लेना, खुद से बना के याद कर लेना। तीसरा कह रहा है कि क्रोड में एक कमजोर क्षेत्र होता है जिसे दुर्बलता मंडल या एस्थोनोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें उच्च घनत्व वाला मैग्मा होता है। तो आप लोग को पता होगा एस्थोनोस्फेयर जो है मेंटल में पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है, तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा, क्रोड में नहीं पाया जाता है। तो कितने कथन सही हुए, केवल 2 कथन सही हुए। निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त पहाड़ियों में से किन में 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन एक शीतोष्ण प्रकार का वन होता है। तो 16 वन, जब जैसे जैसे आप पहाड़ियों की ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो वहाँ पे 16 प्रकार के वन शीतोष्ण प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, तो इसी को 16 वन कहा जाएगा। तो आप लोग देखेंगे नीलगिरी पहाड़ी हो गई, अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई, पालनी पहाड़ी, यहाँ पे आपको 16 प्रकार के वन मिलेंगे। आप लोग अगर परीक्षावाड़ी की बुक आपके पास होगी, परीक्षावाड़ी की बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें 16 वन दिया हुआ है। जब आप लोग ये वन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मतलब तरह तरह के
और पेड़ पौधों जो, हाँ, तरह तरह के वनों के बारे में, पौधों के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा पौधा किस जगह पाया जाएगा, तो उस वाले टॉपिक में दिया हुआ है ये चीज़ें। 16 वन बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, लेकिन थोड़ा सा दिया है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर 16 वन पाया जाता है। या फिर प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है पोर्शन। ठीक है, चलो आगे देखो। जल और मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% से अधिक, लगभग 43% भाग पर विस्तृत है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पुरानी बांगर जो है पुरानी जलोढ़ है। जो बांगर, जैसे जलोढ़ मृदा दो तरह का है, एक बांगर एक खादर। ठीक है, तो जो बांगर मृदा होता है वो पुरानी जलोढ़ होता है। जो खादर मृदा होता है नदियों द्वारा निक्षेपित नवीन जलोढ़ होता है। देखो, नदियों द्वारा लगातार निक्षेपण किया जाता है जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जब नदियों का जल जो है प्रॉपर, जैसे कि क्या होता है कि ऊंचा जगह होता है तो वहाँ पे नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है, बहुत जब इसका लेवल ज़्यादा होता है तभी पहुँच पाता है। लेकिन एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पे नदियों का जल प्रॉपर प्रवाहित होता रहता है और निक्षेपित पदार्थ प्रॉपर आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, आपका बांगर बना, क्योंकि यहाँ पे नदियों द्वारा निक्षेपित जो पदार्थ है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो हम इसलिए इसको कहते हैं पुरानी जलोढ़। लेकिन यहाँ पे देखो, मान लो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे क्या है, निचला ढलान है, तो यहाँ पे प्रॉपर नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थ आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पे नवीन जलोढ़ का निर्माण होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रॉपर नदियों द्वारा उपजाऊ पदार्थ निक्षेपित किया जाता रहता है, तो ये उपजाऊ काफ़ी उपजाऊ होता है, नवीन है, तो उपजाऊ है, यहाँ खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा दशाएं पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बांगर है ये, तो ये कम उपजाऊ होता है, अपेक्षाकृत बहुत कम उपजाऊ होता है। किसी को पुरानी जलोढ़ किसको कहेंगे, बांगर को कहेंगे, और खादर को नई जलोढ़ कहेंगे। खादर जो है यहाँ पे खाने योग्य वस्तुएं उगाई जा सकती हैं, ऐसे याद कर लेना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बांगर और खादर में। तो खादर से याद रखना कि हम लोग खाएंगे तो क्या खाएंगे, नई नई चीज़ें खाएंगे, पुरानी चीज़ें सड़ी गली चीज़ें तो खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे खाने योग्य चीज़ उगाई जा सकती हैं, ये उपजाऊ होती हैं, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, उपजाऊ होती हैं। और पुरानी क्या है भाई, बांगर है। कहते हैं कि वो बांगर, कहीं भी कुछ बोलते हैं कबाड़ी वाले को, ऐसे ही कुछ बांगर वांगर जैसा शब्द बोलते हैं, तो ऐसा पुरानी जलोढ़ मतलब बांगर। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। देखो, मैं साधारण से साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आए थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो तीसरा कह रहा है बांगर और खादर दोनों ही चूना युक्त निक्षेप पाए जाते हैं। अब देखो भाई, चट्टानों में भी चूना पाई जाती है, तो नदियों द्वारा जो भी निक्षेपित किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि भेदभाव करेगा ये, कि चूना वाली चीजें बांगर को दे देगा और अच्छी अच्छी चीजें खादर को दे देगा। नदी को तो ये चीज पता नहीं है, तो नदी क्या करेगा, जहां जहां पहुंचेगा भाई सबको समान रूप से जो भी उसके पास पदार्थ रहेगा वो निक्षेपित कर देगा। तो चूना रहेगा तो चूना बांगर को भी मिलेगा, चूना खादर को भी मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कितने सही है, तो तीनों ही सही है। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा और तूफान जैसी लगभग सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखीय क्षेत्र में लगभग 1820 किलोमीटर और ध्रुवों पे 6 किलोमीटर तक होती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि क्षोभ मंडल में ही मैक्सिमम सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। इसी वजह से जो हमारे जो जेट चलती हैं या फिर हवाई जहाज चलते हैं, वो कहाँ चलती है, समताप मंडल में चलती हैं, क्षोभ मंडल में नहीं चलती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मौसमी दशाएं, बादल, तूफान, वर्षा होती रहती है, इस वजह से। चलो, और इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान से रखना, इसको नोट कर लेना, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन लगे कि आप भूल सकते हो उसको नोट कर लिया करो। सबको नोट मत कर लिया करो, जहाँ पे आपको लगे। वैसे तो बुक में दिया हुआ है ये, जब आप वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ोगे ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो ये चीज़ें दी हुई है कि इसकी विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है और ध्रुवों पर कितनी है, दी हुई है। बुक रिवाइज कर लेना। सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे जड़ जो है आपका वो बुक है। अपने स्टैंडर्ड बुक्स को जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करो। क्वेश्चन तो आते जाते रहेंगे अलग अलग रूप में, लेकिन बुक रिवाइज कर लोगे तो कितना भी आपको आपके सामने क्वेश्चन कैसा भी देगा आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो पर्वत श्रेणी दी हुई है, शिखर दिया हुआ है, अवस्थिति दी हुई है। तो जाग्रोस पर्वत जो है, पर्वत श्रेणी, ये आपको ईरान में देखने को मिलेगा और इसकी सबसे ऊंची शिखर जो है माउंट डेना है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है एल्ब्रूज जो है कनाडा में, एल्ब्रूज ईरान में है, कनाडा में नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। इसकी शिखर जो है माउंट देवाबंद है, माउंट देम बंद लिखा रहता है, कहीं कहीं देमा बंद लिखा रहता है। ठीक है, पिरेनीज जो है
पिरेनीज की शिखर जो है एनेटो है, ठीक है, एनेटो। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। पिरेनीज आप लोग को पता होगा फ्रांस और स्पेन के बीच एक ऊंची दीवार का निर्माण करता है, या कहें फ्रांस और पेरिस के बीच एक विभाजन का काम करता है पिरेनीज पर्वत श्रेणी। एपेनाइन के संदर्भ में दिया है, एपेनाइन इटली में है और कानो ग्रांडे इसका शिखर है। तो चौथा वाला सही सुमेलित है। तो पूछा था कितने सही सुमेलित हैं, तो 2 सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकटक झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वर्तमान में यह रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आप लोग एनवायरमेंट में पढ़ेंगे कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या होता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में किसी झील को या किसी आर्द्र भूमि को क्यों रखा जाता है, जब वो मानव जनित गतिविधियों की वजह से उसमें कहें तो उसकी विशेषताओं में गिरावट आती है, उसको नुकसान पहुंचता है। जैसे कोई झील है तो उसमें बहुत ज़्यादा गाद इकट्ठा होने लगा मनुष्यों की वजह से, तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाएगा और इसकी प्रॉपर निगरानी की जाएगी। तो लोकटक झील के संदर्भ में बात करें तो लोकटक झील को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, सूचीबद्ध है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आप लोग देखेंगे लोकटक झील में विश्व का एकमात्र ऐसा ये राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, केवबुल लामजाओ। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। और ये केवबुल लामजाओ कहाँ है, इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में कि यह मिजोरम में स्थित है, जहाँ इसे मैतेई समुदाय के लिए एक पवित्र उपवन माना जाता है। तो ये मिजोरम में नहीं बल्कि मणिपुर में है। केवबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, या लोकटक झील जो है मणिपुर में है। तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही हो। तो करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अगर आप लोग को पता होता कि मिजोरम में नहीं मणिपुर में है तो तीसरा वाला गलत हो गया, एलिमिनेट हो जाता, आप लोग आंसर निकाल के ला देते ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि कांगो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अपने प्रवाह के दौरान 2 बार विषुवत रेखा को पार करती है। दूसरा कह रहा है कि यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। तीसरा कह रहा है कि इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये 2 बार विषुवत रेखा को क्रॉस करती है, ठीक है, अपने प्रवाह के दौरान, और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। लेकिन इसका उद्गम विक्टोरिया झील से नहीं होता है। कहाँ से होता है, तो एक लुआ लावा नदी है, कौन सी, लुआ लावा नदी, यहाँ से इसका उद्गम होता है, इसी नदी से इसका उद्गम होता है। तो तीसरा वाला गलत हो गया। अगर आपको इतना ही पता होता, तीसरा वाला गलत हो गया तो एलिमिनेट हो जाता और इजिली आंसर निकल कर यहाँ आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि कितनों की तटरेखा लाल सागर से संलग्न है। लाल सागर से संलग्न है कितनों की तटरेखा, जिसमें से इथियोपिया जो है अपनी सीमा या अपनी बॉर्डर टच नहीं करता है लाल सागर से, बाकी सभी करते हैं। मिस्र हो गया, इजराइल हो गया, इरिट्रिया हो गया, जॉर्डन हो गया और सऊदी अरब हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 5। निम्नलिखित घास स्थलों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कितने शीतोष्ण घास स्थल हैं, बताओ। ये मैं सोच रही हूँ मैं आप लोग को दे दूँ इसका आंसर बताने के लिए। क्यों, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओगे कि नहीं बताओगे, आप लोग को बताना है। कहीं से भी गूगल पे सर्च करके कहीं से भी बताओ मुझे इसका आंसर, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। आगे देखो, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपयुक्त क्षेत्रों में से कितने भूमध्य सागरीय जलवायु प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदर्शित करते हैं कौन कौन, तो पश्चिमी मध्य अफ्रीका को छोड़ दें तो मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों जगहों पे आप लोग को देखने को मिलेगा भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या है कि कोई जनजाति है, किसी जंगल में जाती है, जंगल को काटती है, जलाती है और वहाँ पे खेती करती है, फिर आगे निकल जाती है, फिर कहीं और जाती है तो जंगलों को काटती है, जलाती है, फिर खेती करती है और निकल जाती है। इससे क्या होता है, भूमि अनुपजाऊ होती जा रही, ठीक है, भूमि की उर्वरता खत्म हो जा रही। तो अलग अलग जगहों पे इसका क्षेत्रीय नाम है, कहीं कुछ बोला जाता है तो कहीं कुछ बोला जाता है। तो इंडोनेशिया में इसको लदांग बोला जाता है, तो पहला सही है। ब्राजील में रोका बोला जाता है। वियतनाम में रे बोला जाता है, ना कि फिलीपींस में। ठीक है, तो वियतनाम में
रे बोला जाता है, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग, फिलीपींस में क्या बोला जाता है, फिलीपींस में कैंगिन बोला जाता है, कैंगिन। तीसरा सही सुमेलित नहीं है, मैक्सिको में मिल्पा। तो कितने सही सुमेलित हुए, 3 सही सुमेलित हुए। तो करेक्ट आंसर बताना ऑप्शन सी होगा, हो जाएगा आपका। अगला देखो, कथन एक कह रहा है कि उथले जल की प्रवाल भित्तियों और जुजेंथली के बीच सहोकायिता संबंध होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रवाल जुजेंथली को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक संरक्षित वातावरण और आवश्यक यौगिक प्रदान करते हैं। तीसरा कह रहा है कि जुजेंथली द्वारा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट प्रवालों के लिए प्रमुख खाद्य स्रोत होते हैं। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। आप लोग देखेंगे जो जुजेंथली है, प्रवाल भित्ति और जुजेंथली दोनों के बीच सहोकायिता होता है, यानी कि प्रवाल भित्ति क्या करता है, इस जुजेंथली को आवास प्रदान करता है, रहने के लिए जगह देता है, और जुजेंथली क्या करता है, इसको पोषण प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है प्रवाल भित्ति को। तो इसलिए इसको इसी को कहते हैं सहोपकारिता। जब आप लोग एनवायरमेंट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, सहोपकारिता, तो सहभोगिता, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो वहाँ पे मैं एनवायरमेंट वाले क्लास में इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रवाल जुजेंथली को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक संरक्षित वातावरण और आवश्यक यौगिक प्रदान करता है, तो दूसरा भी सही है। और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जुजेंथली द्वारा जो है जो कार्बोहाइड्रेट उत्पादित किया जाता है, इस कार्बोहाइड्रेट को प्रवालों के लिए एक प्रमुख खाद्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। और तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कथन 2 कथन 3 दोनों सही है, और दोनों कथन जो है कथन एक की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मैंग्रोव 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच क्षेत्रों तक सीमित है। जब भी अक्सर स्टेटमेंट में सीमित और सीमित शब्द दे दे, वहां पे थोड़ा विचारने योग्य स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, जब आप लोग बुक पढ़ोगे एनवायरमेंट की दृष्टि की बुक पढ़ना, ठीक है, दृष्टि की बुक पढ़ना, उसमें दिया हुआ है प्रॉपर दृष्टि की या कोई और भी बुक दोगे तो मैंग्रोव के संदर्भ में हमेशा ध्यान रखना कि मैंग्रोव न केवल विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आसपास नहीं, केवल 15 डिग्री उत्तर 15 डिग्री दक्षिणांशों के बीच तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि अन्य जगहों पर भी ये ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इनका ग्रोथ जो है ज़्यादा कहाँ होगा, 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिणांशों के मध्य होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ तक ही सीमित है, ये अन्य अक्षांशों पर भी उग सकते हैं। इसके आगे अक्षांशों के विस्तार करने पर भी ये वहाँ पे भी उग सकते हैं। ये शीतोष्ण क्षेत्रों में भी उग सकते हैं, ये चट्टानों पर भी उग सकते हैं। ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैंग्रोव के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ये उग कहीं भी सकते हैं, लेकिन इनका सबसे अच्छा ये ग्रोथ कहाँ करेंगे, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आसपास, जहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, जहाँ पे लवणता भी ज़्यादा होगी। तो इनके ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये उगेंगे हर जगह, लेकिन ग्रोथ ज़्यादा जहाँ करेंगे वहाँ पर 15 डिग्री उत्तरी तथा 15 डिग्री दक्षिणांशों के बीच, लेकिन ये सीमित नहीं है यहाँ तक ही। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि ये पौधे प्रजनन की जरायुस्ता यानी विवि परी विधि प्रदर्शित करते हैं। ये विवि परी विधि क्या होता है कि नॉर्मली आप लोग देखो, कोई भी पेड़ ले लो, नीम का पेड़ ले लो या आम का पेड़ ले लो, तो क्या होता है कि फल लगने के बाद फल नीचे गिरता है जमीन पर। जब फल नीचे गिरता है तब ये नमी धारण करता है, मिट्टी के संपर्क में आता है, तो तब इनके बीच जो है, इनमें तब ये अंकुरित होता है, ठीक है। यानी कि मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि फल जो है पेड़ से गिरने के बाद ही अंकुरित होता है। नॉर्मली क्या होता है कि फल जो है जब पेड़ से नीचे गिर जाता है तब वो अंकुरित होता है, या पेड़ से अलग होने के बाद ही अंकुरित होता है। लेकिन विवि परिविधि में क्या होता है, ये शब्द इंग्लिश शब्द याद रखना, जरा यूजता भी याद रखना, नहीं इंग्लिश शब्द ज़्यादा ध्यान रखना। तो विवि परी में क्या होता है कि ये जो मैंग्रोव्स वन होते हैं ना, इसमें इसका जो फल होता है वो पौधे में लगा रहता है, और पौधे जब फल पौधे में लगा रहता है तभी ये अंकुरित हो जाता है। ये अंकुरित कब होता है, जब फल जो है पौधे में लगा रहता है तभी। जब ये अंकुरित हो जाता है तब इसके बाद ये नीचे गिरता है। नॉर्मली फल गिरने के बाद अंकुरित होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फल जो है पेड़ से लगा रहेगा तभी उसी दौरान ये अंकुरित हो जाता है, ठीक है। अंकुरित होने के बाद नीचे गिरता है और नीचे जाकर के फिर ये पानी में अपना जड़
अपना ग्रोथ करता है और अपना जड़ मजबूत करता है। जहाँ पे जड़ मजबूत करता है वहीं से फिर ये स्ट्रांगली ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि विविपरी विधि प्रदर्शित करता है। तीसरा, राइजोफोरा और एविसोनिया उष्णकटिबंधीय तटीय जल में पाई जाने वाली सामान्य मैंग्रोव किस्म है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला गलत था। तो पूछा था कितने सही हैं, तो देखो कितने सही है, दूसरा और तीसरा सही है, केवल 2 सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखो, सहारा मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के 10 से अधिक देशों तक फैला हुआ है। दूसरा कह रहा है कि बेडोइन और तुआरेग सहारा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में निवास करने वाली पारंपरिक खानाबदोश जनजातियां हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही स्टेटमेंट है। मोरक्को में स्थित ताफिला लेट सहारा मरुस्थल के सबसे बड़े मरुद्यानों में से एक है। तो तीनों ही फैक्चुअल था, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भारत के रेशम उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन होता है, जैसे ओरी, टसर, मूंगा, शहतूत रेशम। ठीक है, तो ये भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी जो वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन होता है रेशम का, 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्म है। तो ये पांचों किस्मों का उत्पादन भारत में ही होता है। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे पांचों किस्मों का उत्पादन होता है रेशम का। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि देश में कुल रेशम उत्पादन में शहतूत रेशम का योगदान 2/3 से अधिक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि तमिलनाडु भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। कि तमिलनाडु नहीं बल्कि कर्नाटक जो है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। पूछा है कितने सही है, तो केवल 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, अशोधित जन्म दर क्या है। तो मध्य वर्ष की जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जीवित जन्मों की संख्या जो है अशोधित जन्म दर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, भारत के प्रमुख पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्तन दिया हुआ है, एक साइड इसकी विशेषता दी है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी वाला, जब आप इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है प्रॉपर ये पत्तनों के बारे में, हर एक पत्तन की क्या विशेषता रही है, किस तरह का काम करता है, सभी इंडियन ज्योग्राफी की बुक में दिया है। परीक्षा वाणी की बुक पढ़ लेना, अच्छी बुक है काफ़ी, या फिर आप महेश फणवाल पढ़ते हो तो वो पढ़ लेना। ठीक है, देखो मैं हर टॉपिक तो, सभी आप लोग बाकी टॉपिक्स तो समझ में आ रहे होंगे कि कहाँ से पूछा है। जहाँ पे आप लोग को मुझे लगता है कि जहाँ पे आप लोग नहीं पता होगा, मैं वहाँ पे बताया करूँगी सिर्फ। ठीक है, तो मोरमुगांव पत्थर के संदर्भ दिया है कि जुआरी नदी के मुहाने के प्रवेश द्वार पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कोच्चि पत्तन में, तो ये वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि कोलकाता पत्तन, ये हुगली नदी के तट पर स्थित भारत का एकमात्र नदी पत्तन है। तो तीसरा भी सही है। पारादीप पत्तन जो है पूर्वी तट पर सबसे गहरा पत्तन है। तो चौथा भी सही है। तो यानी कि कुल स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी 4। आगे देखो, आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत जो है चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि केन्या चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। वैसे तो चाइना जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाय का, भारत दूसरा है, और केन्या चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, अश्वत्थांश निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें है। तो अश्वत्थांश आपको देखने को मिलेगा लगभग 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में। ये अश्वत्थांश का मतलब क्या है, तो ये देखो ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, आप लोग देखते हैं, आप लोग को पता होगा कि 0 डिग्री यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने की वजह से जो भी पवनें यहाँ पे आती हैं विषुवत रेखा के पास, वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। तो ये पवनें जब गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो कुछ इस तरह से इधर की तरफ मूव करती हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। तो ये पवनें जो हैं कुछ ऊपर की तरफ ऐसे उड़ती हैं। देखो, पवनें गर्म होकर के ऊपर उठी तो कुछ पवनें जो है वर्षा की
और कुछ पौने जो है वायु जो है हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है, हल्की होकर के ऊपर उठती है तो कुछ मुड़ने लगती है। मुड़ने क्यों लगती है? हमने बताया पृथ्वी घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु में या पवनों में, पवनों की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, यानी वो अपनी दिशाओं से थोड़ा मुड़ने लगती हैं। ठीक है, तो ये पवनें ऊपर उठी, ऊपर उठ करके आकर के 30 डिग्री अक्षांश पे आकर के नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर उठी ये हल्की, जब ये हल्की थी तो ये ऊपर उठी, तो कुछ जगहों पे वर्षा की। और कुछ वायु ऐसी होंगी जो जिनमें आर्द्रता नहीं होंगी, तो ये वायु जो है ऊपर उठ करके हल्की हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठ करके फैलने लगी। अब फैलेंगी क्योंकि हल्की है तो फैलेंगी, तो हल्की है तो फैलेंगी, तो फैलने पे वायु जो होती है उसमें अब मतलब ऊपर उठी, ऊपर उठ करके अब क्या करेंगे, नीचे की तरफ बैठेंगे। जब पवनें नीचे की तरफ बैठती हैं या वायु नीचे की तरफ बैठती है, तो जहाँ पर बैठती हैं वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो ये 30 डिग्री पर आकर के ये पवनें बैठती हैं, तो ये 30 डिग्री पे आकर के जब ये वायु बैठती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि हवाओं का दबाव होता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हवाओं की दबाव होने की वजह से इस 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अश्वक्षांश कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो यहाँ पे हवाएं आकर के नीचे की तरफ बैठ रही हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो जब भी ऐसा माना जाता है कि पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो व्यापारी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाते थे समुद्र में जहाज़ों को लेकर के, तो पहले लोग घोड़ों का व्यापार करते थे। अब लोग जहाज़ों से बाइक ले जाते हैं, मोटर वाहन ले जाते हैं, कार ले जाते हैं, है ना? बड़ी-बड़ी वस्तुएँ, महँगी-महँगी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाली ले जाते हैं। लेकिन पहले लोग व्यापार वाणिज्य के लिए गधा, घोड़ा का व्यापार करते थे। तो घोड़ों का व्यापार करने के लिए एक व्यापारी जो है अपने जहाज़ को ले जा रहा था, पानी वाले जहाज़ को समुद्र में। तो जब ये 30 डिग्री अक्षांश के करीब में पहुंचा, तो भाई इसका जहाज मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और नहीं तो और ज्यादा दबाव महसूस कर रहा है। अब ये जहाज जो है दबाव महसूस कर रहा है, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है समुद्र में, अंदर की तरफ, क्योंकि ना तो इधर आगे मुड़ रहा है, ना पीछे मुड़ रहा है, ना इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जहाजें जब हवा चलती हैं तो इनके ऊपर कुछ ऐसे त्रिपाल सा लगा होता है, तो इस त्रिपाल को ये मोड़ मार करके ये अपने जहाज को दिशा को मोड़ते हैं। ठीक है, तो हवाओं के संपर्क में आकर के इनकी जहाज बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। मूवी में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ भैया, इनको महसूस हो रहा है कि हमारा ये जहाज तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, यहीं पे हो रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, खुद, अब भाई इंसान सबसे पहले क्या करेगा, अपनी जान बचाएगा, क्योंकि जहाज भाई ना आगे बढ़ रहा, ना पीछे मुड़ा, और नहीं तो और ज्यादा दबाव महसूस कर रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया भाई, अपने जहाज को हल्का करने के लिए अपने घोड़ों को समुद्र में फेंकना शुरू किया, अपने घोड़ों को समुद्र में फेंकना शुरू किया। इसलिए इसको घोड़ों को अश्व कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अश्व अक्षांश। जब इन लोग भाई इस बेल्ट से बाहर निकले, 30 डिग्री वाले बेल्ट से बाहर निकले, तो इनको बहुत हल्का महसूस हुआ। बाद में हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया, तो पता चला कि यहाँ पे हवाएं जो है ऊपर से आकर के नीचे की तरफ बैठती हैं, यानी कि हवाओं का आरोहण होता है, इस वजह से हवाओं का अवरोहण होता है, नीचे की तरफ बैठती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हवाओं का दबाव महसूस होता है। जब वहाँ हवाओं का दबाव महसूस होगा तो जहाज भी जो होंगी वो दबाव, खुद को नीचे की तरफ दबाव महसूस करेंगे। कोई इंजन तो लगा नहीं था कि इंजन पावरफुल इंजन है तो इस दबाव से बाहर निकल जाएंगे। पहले तो कोई जहाज में इंजन भी नहीं होता था। तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है अश्व अक्षांश। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। विजन आईएएस का टेस्ट चाहते हैं तो विजन आईएएस का भी मिल जाएगा, दृष्टि का भी मिल जाएगा, फोरम आईएएस का भी, संस्कृति आईएएस का भी। ठीक है, तो पीडीएफ का लिंक क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करो और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाओ। थैंक यू एंड बाय बाय, और अपना ख्याल रखो।